सिंधिया जी ने भाजपा के हाथों की कठपुतली बन आर्थिक लाभ लेकर जो अपना चरित्र दिखाया है वह उन्हें विरासत में मिला है। महारानी लक्ष्मीबाई जो आज़ादी की वीरांगना और एक नायिका थी, उनकी हत्या इन लोगों ने करवाई है, इनके परिवार ने। महात्मा गांधी की हत्या में प्रयुक्त रिवॉल्वर 606824 उसका नंबर था, सीरियल नंबर उस रिवॉल्वर का। वह रिवॉल्वर इन्होंने उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को पहुंचाई। 67 में इनकी दादी राजमाता सिंधिया जी ने कांग्रेस की सरकार गिराई और 2020 में वही चरित्र सिंधिया जी ने अपने व्यावसायिक और राजनीतिक स्वार्थों के तय ये किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका GwaliorKhabar.com में। मैं हूं आपके साथ सुधांशु गौड़। शास्त्रों में कहा गया है कि आपकी विजय तब तय करती है जब आपकी रणनीति अच्छी हो, आपके रणनीतिकार अच्छे हों, आपके पीछे जो टीम काम कर रही है वो अच्छे हों। मध्य प्रदेश में एक तरीके से युद्ध ही चल रहा है, ये उपचुनाव का युद्ध है और इस उपचुनाव में जितनी मजबूत आपकी रणनीति होगी, जितनी मजबूत आपके प्लान होंगे, उतनी ही आपकी विजय निश्चित हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की ग्वालियर चंबल संभाग से 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है और यहाँ से रणनीतिकार हैं कांग्रेस पार्टी के मिश्रा जी, जिनका आज हम इंटरव्यू करने आए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस GwaliorKhabar.com में। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि इस युद्ध क्षेत्र में, इस युद्ध में, इस रणभेरी में आपकी रण लड़ने के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिएगा, सबसे पहली शुरुआत तो मैं जो आपने बात कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि युद्ध का जो शब्द आपने उपयोग किया है, हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी ने शुद्ध के लिए युद्ध से अपनी सरकार की शुरुआत की थी और वो शुद्ध के लिए युद्ध खाद्य पदार्थों के लिए था, पेयजल या पेय पदार्थों के लिए लेकर था। हमें भी नहीं यकीन था कि उस शुद्ध के लिए युद्ध हमें राजनीतिक शुद्धता के लिए भी करना पड़ेगा। और 7 माह का समय हमारी सरकार जाने के बाद बीत चुका है, मगर उसके बावजूद भी मैं उन पलों को गौरवान्वित महसूस करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक शुद्धता के लिए यह 7 माह एक स्वर्णिम काल के रूप में गिने जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जागरूक जनता ने देखा है कि किस तरह धन बल पर एक निर्वाचित सरकार को माननीय कमलनाथ जी की जो बेहतर से बेहतर काम कर रही थी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद या 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद जितनी अच्छी सरकार का विज़न लेकर कमलनाथ जी काम कर रहे थे, उसे भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराया है। तो वह शुद्ध के लिए युद्ध हमें अब इसलिए भी लड़ना पड़ रहा है कि राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक शुद्धता और लोकतंत्र की पवित्रता इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कायम रहे, जिसे मध्य प्रदेश ने कलंकित किया है। सर, मध्य प्रदेश को उपचुनाव का दंश इसलिए झेलना पड़ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आपके पार्टी के बड़े नेता थे, राष्ट्रीय महासचिव रह चुके थे, 3 बार सांसद, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे। ग्वालियर चंबल संभाग के 16 विधायक समेत वो 25 विधायक पूरे मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और राज्यसभा सांसद बना दिए ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसा नहीं होता कि कोई भी राजनीतिक चाल चली जाती है, कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम होता है वो तुरंत हो जाता है, 1-2 दिन या 1-2 घंटे में हो जाता है। कहीं ना कहीं इसकी भूमिका, पृष्ठभूमि पिछले कई दिनों से लिखी जा रही थी। क्या आप लोगों को इस चीज़ की सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई या खबर नहीं लगी? देखिए, खबर थी, क्योंकि सिंधिया जी ने भाजपा के हाथों की कठपुतली बन आर्थिक लाभ लेकर जो अपना चरित्र दिखाया है वह उन्हें विरासत में मिला है। गद्दारी उन्हें विरासत में मिली है। 1857 में जब देश आज़ाद हो रहा था, आज़ादी का संग्राम कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, तब इनके पुरखों ने उस लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया
महारानी लक्ष्मीबाई जो आज़ादी की वीरांगना और एक नायिका थी, उनकी हत्या इन लोगों ने करवाई है, इनके परिवार ने। महात्मा गांधी की हत्या में प्रयुक्त रिवॉल्वर 606824 उसका नंबर था, सीरियल नंबर उस रिवॉल्वर का। वह रिवॉल्वर इन्होंने उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को पहुंचाई। बॉम्बे के होटल में ट्रांसफ़र हुआ उस रिवॉल्वर का। 67 में इनकी दादी राजमाता सिंधिया जी ने कांग्रेस की सरकार गिराई और 2020 में वही चरित्र सिंधिया जी ने अपने व्यावसायिक और राजनीतिक स्वार्थों के तय ये किया है। तो विरासत और गद्दारी जो अभी जनता के बीच इनकी एक बार फिर उजागर हुई है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सिंधिया की जनसेवा नहीं है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनके व्यावसायिक हित हैं। पूरा सिंधिया परिवार अब एक बड़े भूमाफिया के रूप में हमने काबिज कर दिया है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, विथ डॉक्यूमेंट, जो हम जनता के बीच जाकर मीडिया के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं और बता रहे हैं कि करोड़ों अरबों रुपयों की ज़मीनों का खेल इन्होंने अपने सत्ता के प्रभाव में, प्रभुत्व में किस तरह स्थापित करके ज़मीनों पर कब्जा किया, उससे कमाया है अरबों रुपया। तो उसकी बचत के लिए सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है और सिंधिया जी के पास दो विकल्प थे, या तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें या वो जेल जाते। तो उनकी इस विषम स्थिति का भारतीय जनता पार्टी ने लाभ लिया। वो उस ब्लैकमेलिंग में शामिल हुए, अपने परिवार के चरित्र को अपनाया और कांग्रेस को ये धोखा दिया। तो इसकी प्लानिंग पहले से थी, हमारे लीडर कमलनाथ जी को मालूम था, मगर इस लेवल पर विस्फोट होगा वो हम ही पूरा आकलन नहीं कर पाए थे। और खैर जो भी हुआ है, हम उससे शिक्षित हुए हैं, दीक्षित हुए हैं। धोखा खाकर आदमी महान बनता है और दुश्मन का चेहरा सामने आ सकता है, तो वो आया है। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें, उनकी दादी भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्यों में से एक थी। अभी कुछ दिनों पहले उनकी 101 जयंती मनाई गई, 100 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब खुद सिंधिया समेत, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत उनके तमाम समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की घर वापसी हुई है। उनकी दादी जी उसमें थी तो उनकी घर वापसी कही जाती है। क्या ये वास्तव में घर वापसी है या कुछ और? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के इन कथन से मैं सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि वो कांग्रेस में रहकर भी भाजपा का ही काम करते थे। हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक सिंह जी थे, 2 बार पार्लियामेंट का इलेक्शन उन्हें हराया। डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो अपने दम पर इस अंचल के सबसे ताकतवर नेता हैं, उनको इन्होंने हराने की कोशिश करते हैं। जब वो मुरैना पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े तो इन्होंने फाइनेंस करके बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट उनके खिलाफ लगाया। जो व्यक्ति सिंधिया से दूर रहकर, उनकी राजनीति से दूर रहकर यहाँ राजनीतिक इस्टेब्लिशमेंट करना चाह रहा था, उसको इन लोगों ने मारा है। तो कांग्रेस का बिल्ला लगाकर, अंतर्मन में तो इनकी भाजपा ही थी, उसके एजेंट थे। इन्होंने भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया है। 40 साल से सिंधिया परिवार का इस ग्वालियर अंचल में दबदबा है। सिर्फ यदि मैं ग्वालियर की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी इन पर डिपेंड होती थी, जो हमारी गलती थी। हमने आस्तीन के सांप पाले हैं। एक कौमा जो निर्णय का होता था वो भी सिंधिया जी से पूछ कर होता था। सिंधिया जी ने 40 सालों में, इनके पूज्य पिताजी ने और इन्होंने, नगर निगम के टिकट का पार्षद भी यही तय करते थे। ये भाजपा के हाथों खेलते थे, कमज़ोर कैंडिडेट लड़ाते थे। 8 का आंकड़ा या 10 का आंकड़ा ऊपर नहीं होता था। इसके विपरीत जब दिग्विजय सिंह जी 93 में सीएम हुए तो फ्री फॉर ऑल हुआ था। उस फ्री फॉर ऑल में हम 28 सीट जीते और जब जब सिंधिया जी ने टिकट बांटे तब हम 8 और 10 के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ते थे। यानी प्रूव है, दैट इज़ प्रूव। ये सिंधिया जी भाजपा के हाथों खेलते थे और कांग्रेस का बैनर और बिल्ला लगाकर घूमते थे। ये एजेंट नहीं भाजपा के थे। सर, अभी आपने बताया कि वो यहाँ से जो मुरैना से गोविंद सिंह जी बड़े नेता थे, हैं अभी भी, और वहाँ से जब वो लड़े सांसदी तो उनको बीएसपी, सिंधिया जी ने बीएसपी का फाइनेंस किया।
अब आपको लगता है, या उनका इतिहास अगर देखें पुराना, तो कहीं ना कहीं साबित होता है कि उन्होंने अपने तले किसी भी नेता को नहीं पनपने दिया अपने बराबरी में। अब आपको लगता है कि उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने से, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो या तमाम जितने भी क्षेत्र के बड़े नेता हैं, स्वयं नरोत्तम मिश्रा जी हो गए या नरेंद्र सिंह तोमर जी हो गए या प्रभात झा जी हो गए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, उनकी कहीं ना कहीं नाराज़गी भी सामने आती है धीरे धीरे। आपको लगता है कि वो उनको भी नहीं पनपने देंगे भारतीय जनता पार्टी में? देखिएगा, सिंधिया एक राजनीतिक बीमारी के रूप में सामने आ चुके हैं। जो स्थापित भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो उन्हें माथे पर क्यों बिठाएंगे? आप यह चुनाव हो जाने दीजिए, 10 तारीख बाद कमलनाथ जी की सरकार होगी। सिंधिया जी की हैसियत इस अंचल में क्या है वो सामने आ जाएगी। पहले भी आ चुकी, पार्लियामेंट का इलेक्शन 1.25 लाख वोटों से हारे हैं वो गुना से, और एक साधारण से कार्यकर्ता ने उन्हें हराया है। तो इस परिणाम के बाद जूते चप्पल जहां कार्यकर्ता निकाल कर बैठक में आते हैं, सिंधिया जी को उनके पैरदान के वहाँ भी जगह भाजपा नहीं देगी, उन्हें क्यों पालेगी? और सिंधिया जी को आप पार्टी में आवेदन देना होगा अरविंद केजरीवाल साहब के वहाँ ज्वाइन करने के लिए। सर, चुनावी रैलियों में शिवराज सिंह जी एक बहुत कहते हैं कि कमलनाथ अपने 15 महीनों का हिसाब दें। क्या उन्होंने किया है जनता के लिए? उन्होंने क्या किया कि जनता उनके प्रत्याशियों को वोट दे, कांग्रेस पार्टी को वोट दे? क्या हिसाब देंगे आप शिवराज सिंह जी को 15 महीने का? कमलनाथ जी ने 15 माह में वो कर पाया था जो शिवराज जी ने 15 सालों नहीं किया था। सिर्फ इतना ही अंतर है कि कमलनाथ जी विजन वाले लीडर हैं और शिवराज सिंह जी टेलीविज़न वाले लीडर हैं। मध्य प्रदेश को यदि खोखला किया है आज़ादी के बाद, तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह नामक भाजपा के मुख्यमंत्री ने किया है। कमलनाथ जी ने जब सरकार की बागडोर या सरकार की चाबी संभाली, उस वक्त मध्य प्रदेश में 1,95,00,000 रुपयों का कर्ज बोझ था। कर्ज की चाबी कमलनाथ जी संभाली है। उसके बाद 15 माह में उन्होंने 26 लाख किसानों की कर्ज मुक्ति की, और इस बेशर्म सरकार ने खुद स्वीकारा विधानसभा में कि कर्ज मुक्ति हुई है, और बाहर निकल के कमलनाथ जी पर दोष कह रहे हैं कि एक भी किसानों का कर्ज मुक्त बता दें। शिवराज सिंह चौहान के परिवार में खुद कर्ज मुक्ति हुई है, उनके वीडियो चैनलों ने चलाए हैं। तो झूठ का पर्याय यदि कोई मध्य प्रदेश में है तो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह सरकार है। 15 माह में व्यापम का घोटाला नहीं हुआ, 15 माह में 5,000 करोड़ का सिंवत घोटाला नहीं हुआ, टॉयलेट घोटाला नहीं हुआ, तालाब के निर्माण का घोटाला नहीं हुआ, रेत का अवैध उत्खनन कमलनाथ जी ने बंद करवाया। तो जब इन माफियाओं के पेट पर लात लग रही थी और उनके संरक्षक शिवराज सिंह थे, तो उन्हीं के पैसों पर तो ये सरकार गिरी है। अब मिलावट खैर किसके साथ थे? कमलनाथ जी की सरकार में उज्जैन में 500 क्विंटल नकली घी का कारखाना किसके वहाँ पकड़ाया था? वो आरएसएस का प्रचारक था। केंद्र सरकार के गृह विभाग ने उसको रासुका रद्द की है। आज कमलनाथ जी पर आरोप लगाते हैं। कमलनाथ जी के 45 साल के राजनीतिक जीवन में मुंह से तो शिवराज सिंह जी खूब आरोप लगा सकते हैं, एक आरोप भी साबित कर दें। कमलनाथ जी की सरकार बनते ही आईटी का छापा लगवाया, क्या हुआ उस छापे का? कहाँ निकला काला धन? एक पैसे का भी आरोप हो तो कमलनाथ जी पर बता दें। सरकार ने घुटने टेक दिए कमलनाथ जी के आगे। 45 साल में एक जैसा राजनीतिक जीवन जीना, अब ये ईश्वर की कृपा है कि कमलनाथ जी शुरू से करोड़पति हैं, ये उनका भाग्य है। शिवराज जी बता दें कि हमीदिया कॉलेज में पढ़ते थे, 5 एकड़ उनकी ज़मीन थी, झोला लटका कर कुर्ते पजामे में घूमते थे। आज 10 करोड़ रुपए का जो उन्होंने हिसाब दिया वो कहाँ से आ गए हैं? सर, कमलनाथ जी दावा करते हैं कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। मौजूदा कृषि मंत्री कमल पटेल शिवराज सिंह सरकार के, वो इस दावे को विधानसभा में तो मानते हैं कि 26 से 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, लेकिन विधानसभा की चौखट पार करते ही जब मीडिया के माइक उनके सामने आते हैं, कैमरे सामने आते हैं, या राजनीतिक जनसभाओं में जब जनता सामने आती, तो उस वक्त वो मुकर जाते हैं कि कुछ इस तरीके के कर्जे भी माफ़ हुए हैं। क्यों ऐसा होता है? देखिए, लोकतंत्र में पार्लियामेंट
और विधानसभा, इन्हें पवित्र सदन माना गया है और इनके भीतर कही गई बात उस पवित्रता की सौगंध के साथ कही जाती है और वो सरकार का निर्णय होता है जो पार्लियामेंट में दिया गया या विधानसभा में दिया गया जवाब होता है। जब जवाब देने के बाद आदमी बाहर निकलते ही मना कर दें तो मुझे तो इनकी वल्दियत पर संदेह होता है कि अपने माता पिता को भी मानते हैं या नहीं। सर, किसानों की बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन अभी भी यहाँ का दुर्भाग्य ये है कि कृषि प्रधान क्षेत्र होते हुए भी यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषित कहे जाते हैं देश भर में। मध्य प्रदेश पिछले कई सालों से किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 रहा था। अगर कहें तो आंकड़े आने बंद हो गए, पिछले 3-4 सालों से किसानों के आंकड़े आने बंद हो गए। किसान यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान रहता है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र है। लेकिन शिवराज सरकार या जो पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो भी दम भरते हुए कहते हैं रैलियों में कि वो किसान के बेटे हैं, भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है। अगर वो किसान के बेटे हैं, उन किसानों की पार्टी है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या क्यों करता था? यह विधानसभा का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में 13 सालों में 29,000 किसानों ने आत्महत्या की है और उसमें सर्वाधिक किसानों की संख्या शिवराज सिंह जी के गृह जिले सीहोर के किसानों की आत्महत्या हुई है। और उसमें भी किसानों की आत्महत्या के बाद प्रशासन के माध्यम से सरकार ने कितना झूठ बोलवाया था, क्योंकि मैं तो उस टाइम चीफ स्पोक्स पर्सन था पार्टी का, सीधे लड़ा हूँ इन लोगों से। कलेक्टर बयान जारी करते थे, 70 साल का किसान आत्महत्या कर रहा है तो कलेक्टर बयान देता तो वो प्रेम में असफल हो गया है। एक किसान के लिए कहते थे कि वो शराब अधिक पीता था। एक किसान का अभी कलेक्टर ने बताया है सीहोर जिले में ही कि उसकी पत्नी से विवाद हुआ, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। 22 साल पहले उसकी पत्नी मर गई है। ये अभी 20 दिन पहले का मामला है। तो इन्होंने किसानों की मौत को भी झूठ और फरेब के साये में परोसकर उन किसानों की दिवंगत आत्माओं को भी ठेस पहुंचाई है। और रहा बेरोजगारी का, करोड़ों रुपया 8 इन्वेस्टर मीट में खर्च हुआ था। लाखों करोड़ों रुपयों के MOU हस्ताक्षर करने की बात मुख्यमंत्री जी उस इन्वेस्टर मीट को संपन्न होने के बाद मीडिया से कहते हुए करते थे। 100 रुपये का भी खर्च किसी उद्योगपति ने मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए किया हो तो बता दें। उद्योगपतियों ने खुद मुख्यमंत्री को कहा था और अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि हमारी फाइलें चलाने के लिए अधिकारी पैसा मांग रहे थे और कृषि विभाग के तो एक बड़े अधिकारी को इन्हीं मुख्यमंत्री ने सस्पेंड किया था जी। तो उद्योगों की बात कहाँ से करेंगे जब निवेश नहीं करेंगे उद्योगपति। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान है। मीट इंदौर में हो रही है, अमेरिका की फ़्लाइटों में उसका प्रचार हो रहा है इन्वेस्टर मीट का। सिंहस्थ उज्जैन में हो रहा है, अमेरिका, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड में उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं। सिर्फ अपना चेहरा चमकाने की कवायद शिवराज सिंह जी ने की है। और जब उद्योग नहीं लगेंगे तो बेरोजगारी दूर कैसे होगी। और मध्य प्रदेश में 13 सालों में कितने उद्योग बंद हुए हैं। मालनपुर में कितने, ग्वालियर चंबल रेंज में मालनपुर में कितने उद्योग बंद हुए हैं, शिवराज जी उसका ही बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर जी उसका बता दें, प्रभात झा जी उसका बता दें कि 13 सालों में कितने उद्योग लगना तो ठीक है वो बंद हुए हैं। सर, अभी आपने कलेक्टरों की बात की, कलेक्टर ने ये किया वो किया। अभी आपने भी सुना होगा, बहुत वायरल हुआ, आपकी पूर्व मंत्री और मौजूदा मंत्री महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी जी डबरा से प्रत्याशी हैं, पिछले 15 साल से वहाँ से विधायक हैं। उनका एक जनसभा में बड़ा वीडियो वायरल हुआ। जनसभा में बोल रही हैं कि सरकार उनकी है, कलेक्टर भी अपने हैं, जिस कलेक्टर को बोल देंगे वो कलेक्टर उतनी सीट उनको जितवा देगा। अगर ऐसा ही है तो सर जनता उपचुनाव में क्यों कोरोना की में उनको लाइन लगाई जा रही है? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। पहले सरकार को खरीदा है और अब उनके मंत्री, बिकाऊ मंत्री हमारे ही आरोप की पुष्टि कर रहे हैं। हमने आरोप लगाया था कि सरकार प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग करेगी। उनके मंत्री ने उसकी पुष्टि कर दी है कि हम कलेक्टर के दम पे जीत जाएंगे। हम लोग भी सीरियस हैं, देखते हैं कौन कलेक्टर जिताता है इनको।
मुख्यमंत्री तो 1 महीने बाद, 1 महीना भी नहीं बचा है, मुख्यमंत्री अगली 17 तारीख तक तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के होंगे। तो किस कलेक्टर की हैसियत है, किस एसडीएम की हैसियत है, किस एसपी की हैसियत है जो भाजपा का काम करके दिखा दे? हम कांग्रेस का काम भी उनसे नहीं करवाना चाहते हैं। हम तो सिर्फ जनता के हितों में संविधान की जो आपने शपथ ली है उसके हिसाब से काम करें, नहीं तो उन कलेक्टरों की ज़िंदगी बिगाड़ देंगे हम लोग। सर, प्रशासन की बात हुई, पिछले 2 दिनों पहले दिमनी विधानसभा में एक घटना हुई कि जो प्रत्याशी हैं रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस से, उनके छोटे भाई को प्रशासन, एक थानेदार ने उनको मारपीट की, उनके ऊपर असला जब्त करने का आरोप लगाया। इससे पहले डबरा में एक शिवम मुदगल नाम के लड़के के साथ इस तरीके की कार्रवाई हुई कि उसने अपने गली में असामाजिक तत्व कुछ असामाजिक कृत्य कर रहे थे, उनको रोका तो थानेदार उनको ले जाके मारपीट करता है, उसके ऊपर भी 312 बोर के कारतूस वगैरह और असला, अवैध असला वगैरह के बरामदगी दिखा देता है। कहीं नहीं, आपको ये नहीं लगता है कि इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, चुनाव के बगल पास में आते ही इस तरीके की कार्रवाइयाँ बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार होती है उसके खिलाफ के जो प्रत्याशी होते हैं उनके रिश्तेदार या जो जान पहचान के लोग उनके खिलाफ हो जाता है? क्या इसमें कोई ना कोई इनके ऊपर, जो प्रशासन लोग हैं, पुलिस या प्रशासन, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव होता है? चूँकि ऐसे अधिकारी उस क्षेत्र के प्रभावी नेता को या मंत्री को लाखों रुपए देकर पोस्टिंग करवाते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का भय नहीं होता है। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। इंदल सिंह कंसाना ने, हमने वीडियो जारी किया था, एक व्यक्ति जो उनका काम नहीं कर रहा था, कांग्रेस का काम करने के लिए वो आतुर होता था, उनकी मदद नहीं कर रहा था, उसने नहीं कहा, उसका घर तोड़वा दिया, महिलाओं को मारा है, महिलाओं के कपड़े फटे हुए उन्होंने वीडियो में अपने बयान दिए मीडिया को, उनकी कार फोड़ दी। दिमनी में क्या हुआ आपने देखा है, डबरा में क्या हो रहा है आपने देखा है, दतिया में क्या हो रहा है आपने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर जो नौकरशाह काम कर रहे हैं वे भविष्य का अपना इतिहास बनाने के लिए ईमानदारी से काम करें तो उनके राजनीतिक और प्रशासनिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। क्या लगता है सर आपको, कांग्रेस पार्टी 28 सीटों में से कितनी जीत रही है और आपके जो अंडर 16 सीटें दी गई हैं कमलनाथ जी ने, जो आपको जो प्रभार दिया है, उनका कितनी सीटें जीतेगी? देखिएगा, मैं बड़ी साफ गोई राजनीति करता हूँ। हम कमलनाथ जी के झोली में ग्वालियर चंबल संभाग से कम 14 सीटें तो दे ही देंगे। हमारे निशाने पर इमरती देवी और प्रद्युम्न सिंह भी हैं जी। और कभी ईश्वर की कृपा हुई, मतदाताओं ने साथ दिया, उनके वोट के अपमान का मतदाताओं ने बदला लिया भाजपा से, तो 16-0 भी हो सकती है। सर, साफ राजनीति की बात की आपने। आजकल की राजनीति इतनी गंदी क्यों हो गई है कि प्रत्याशियों के ऊपर हमले कराए जाते हैं, प्रत्याशियों के भाइयों के ऊपर या उनके ऊपर इतने अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, इतनी तमाम वीडियो ऐसे जारी किए जाते हैं कि उनका कोई राजनीतिक मतलब नहीं होता, उनके निजी जीवनों पर हमला क्यों किया जाता है? उसका कारण है कि जब व्यावसायिक नेता राजनीति में घुस आएंगे धन बल पर, तो वो लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश करते हैं। वो पार्टियों से भी पैसा लेते हैं, अधिकारियों से भी पैसा लेते हैं। तो जिनका उद्देश्य राजनीति में सिर्फ और सिर्फ धन कमाना है, शोहरत कमाए तो अच्छे कामों से भी शोहरत कमाई जा सकती है, मगर जो धन की प्यास लेकर राजनीति में आते हैं, और ऐसे गंदे लोग यदि आएंगे तो वो आज नहीं भविष्य के लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब ये मतदाताओं को चुनना है कि वो एक सुनहरा लोकतांत्रिक भविष्य इस देश में देखना चाहते हैं या बदनुमा चेहरों को देश के शीर्षस्थ स्थानों पर, प्रदेश के शीर्षस्थ स्थानों पर बैठाना चाहते हैं। और यदि ये स्थिति रही खरीद फरोख्त की तो फिर देश में चुनाव भी असंभव है। कोई भी उद्योगपति बिना चुनाव के सांसदों को खरीद लेगा तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ ग्वालियर चंबल संभाग के कांग्रेस पार्टी के चाणक्य और प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा जी। इनका कहना है कि नोट तंत्र के दम पर बनी हुई सरकार को इस बार वोट तंत्र से गिराएंगे और वापस कमलनाथ की सरकार वापस लाएंगे, जो जनता शुद्ध से काम कर रही थी, शुद्धता से काम कर रही थी, चाहे वो दूध हो या किसी प्रकार का खाने के तेल हो। इस तरीके की जो कमलनाथ सरकार ने शुद्ध के साथ युद्ध का आरंभ किया था, इस बार वो राजनीतिक शुद्धता भी कर दी जाएगी।
कैमरा पर्सन शालिनी के साथ में सुधांशु गौड़, ग्वालियर खबर, ग्वालियर।